नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप भाग 2। पिछले भाग में हमने बात की थी राजस्थान की जो स्थलीय भूमि है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग था मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा भाग था पूर्वी मैदानी भाग और चौथा भाग था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आज हमें एक एक भाग की बात करनी है। पहला भाग जो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ मरुस्थल के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, वहाँ पर बालू का स्तूप है उनके प्रकार कौन कौन से, और वहाँ पर कौन कौन सी घास पाई जाती है, इनकी में बात करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके दूसरे पार्ट की बात, फिर हम करेंगे अगले पार्ट के अंदर जो मध्य अरावली प्रदेश है उसकी। इस तरीके से आगे टॉपिक हम करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप भाग 2। इसमें हम बात करते हैं थोड़ी सी कि जो मरुस्थल है वो मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है, उसका कितना हिस्सा राजस्थान के अंदर आता है, उसकी हम बात करते हैं। भारत में कितना हिस्सा आता है। तो दोस्तों ये हमारा भारत है इस तरीके से, और भारत में यहाँ पर जो देश पड़ता है इस देश का नाम है पाकिस्तान। हम थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं और ये हमारा पड़ता है यहाँ पर राजस्थान। और यहाँ जो स्टेट पड़ता है हमारा ये है पंजाब, और यहाँ जो स्टेट पड़ता है ये है HR हरियाणा। यहाँ जो स्टेट पड़ता है ये है गुजरात। हमें थार के मरुस्थल की बात करनी है। थार का मरुस्थल किस किस देश में, तो मैं आपको बता दूं 2 देशों में फैला हुआ है। एक तो फैला हुआ है, देखो थोड़ा सा ये भी और देख लेते हैं अपने। इसके बीचों बीच जो पर्वतमाला है इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। इसे हम छोड़ देते हैं एक बार। ये है अरावली पर्वतमाला, अरावली। यहाँ जो मरुस्थल फैला हुआ है, ये जो मरुस्थल फैला हुआ है इस तरीके से, ये मरुस्थल ये थार का मरुस्थल है। मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है उसका जो पाकिस्तान में हिस्सा है वो है 38%। और हमारे इन राज्यों में जो हिस्सा है मैं आपको बता दूं, इसका विस्तार पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में है, और थोड़ा सा इसका विस्तार गुजरात में भी है। इस तरीके से ये फैला हुआ है, ऐसे इसका विस्तार है। तो ये हमारा यहाँ भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है। मैं इस लाइन को यहाँ तक कर रहा हूँ। ये इस तरीके से इसका विस्तार है। तो अभी मैंने आपको बताया कि थार के मरुस्थल का विस्तार जो पाकिस्तान में है वो है 38%। अगर हम हमारे भारत में बात करें इसका विस्तार थार के मरुस्थल का, तो ये है यहाँ पर आपका 62% इसका विस्तार है भारत में, और 38% है वो है इसका विस्तार पाकिस्तान में। हमें ये बात करनी है कि राजस्थान में इसका विस्तार कितना है। तो हमारे राजस्थान में विस्तार की अगर बात करें इसकी, तो वो है 61.11% इसका विस्तार राजस्थान में है, 61.11%। लेकिन 62% आप बता रहे हो भारत में। इसके अलावा जो हिस्सा बचता है वो हमारा पंजाब में, हरियाणा में और किस में पड़ता है, वो गुजरात में पड़ता है। और ये कितना पड़ता है, 0.89% जो हिस्सा है वो हमारे 3 राज्यों में पड़ता है। एक तो पड़ता है पंजाब में, एक पड़ता है हरियाणा में, और तीसरा जो हमारा है वो है गुजरात। इतना हिस्सा मरुस्थल का वो है कहाँ पर, थार का जो मरुस्थल है उसका हिस्सा इन 3 राज्यों में पड़ता है। जो राजस्थान में हिस्सा है वो मैंने आपको बता दिया 61.11% है। इसका बड़े बड़े आंकड़े पेपर में आ सकते हैं, तो वो आ सकता है 61%, या आ सकता है 60%, या आ सकता है 62। अगर 62 दे रखा है और 61.11 भी दे रखा है तो हमारा 61.11 सही होगा। 62 तो टोटल भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार है। अगर भारत की बात करें तो हम कह देंगे 62%। अगर वो राजस्थान की बात करें तो हम कह देंगे 61.11%। अगर वो कहते हैं किस किस राज्य में फैला हुआ है, ये प्रश्न RPC ने पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, सेकेंड के एग्जाम के अंदर, किस किस राज्य में, तो आपके सामने है। एक तो हमारा राजस्थान हो गया, 3 राज्य ये होते हैं पंजाब, हरियाणा और गुजरात। इस प्रकार कुल मिला के 4 राज्यों में इसका जो आपका थार का मरुस्थल है इसका विस्तार है। आगे हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा राजस्थान है इस तरीके से। राजस्थान के बीचों बीच जो पर्वतमाला है इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ये जो है ये है अरावली पर्वतमाला। इसे हमने नाम दिया था मध्य अरावली प्रदेश, ये हमने नाम दिया था। और ये जो पश्चिम का हिस्सा है इसे हम कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये हमारा पहला हिस्सा है, इसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये बीच का दूसरा जो पार्ट है इसका नाम है मध्य अरावली प्रदेश। और ये तीसरा जो हिस्सा है
ऐसे इसके हमने 4 हिस्से किए थे। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इसके 4 हिस्से हैं। ये तीसरा हिस्सा है, इसका नाम मैंने आपको बताया था पूर्वी मैदानी भाग, मैदानी भाग। और चौथा जो ये हिस्सा था, इसमें 2 दिशाओं का समावेश है, पूर्वी दिशा भी है और दक्षिणी दिशा भी है। तो इसका नाम था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हमने इसकी बात की थी। इस पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ था गंगा और यमुना के जो जलोढ़ मिट्टी उससे आई है, कछारी मिट्टी आई, उससे निर्माण हुआ था। और इसकी हमने बात की थी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था ज्वालामुखी उद्गार से। यहाँ पर पठार और पहाड़ जो है उनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ माना जाता है। मध्य अरावली प्रदेश, इसकी हमने बात कर ली थी, गोंडवाना का प्रदेश हिस्सा था ये। और उसके सबसे पहले हमने बात की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो हमारा हिस्सा ये है। हमें ये बात करनी है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसमें मरुस्थल और जो बालू का स्तूप है उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको विभाजित करने से पहले हम यहाँ पर जो मरुस्थल हैं उनकी बात करते हैं। मरुस्थल और दूसरे हम पार्ट की बात करें, उसका नाम है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। मरुस्थल तो जो डिजर्ट होता है या पूरा पूरा रेत का टीला होता है, टिब्बा होता है, उसे मरुस्थल कहा जाता है। उसका जो आकार होता है मरुस्थल का, उसे बालू का स्तूप कहा जाता है। वो अलग अलग आकार के होते हैं। बालू का स्तूप बनने के 2 प्रकार होते हैं, एक तो वायु के आकार आधार पर, पवन के आधार पर, और एक उसकी आकृति जो होती है उसके आधार पर उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थल के जो नाम है, प्रकार हैं, वो राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहला जो हिस्सा आता है वो आता है हमादा। हमादा ये मरुस्थल का प्रकार है, टाइप ऑफ डिजर्ट जो है वो है। पहला है प्रकार हमादा, दूसरा जो आता है उसे कहा जाता है इर्ग, और तीसरा जो है उसे कहा जाता है रेग। अगर आपसे पूछे कि हमादा क्या है तो हम कह देंगे मरुस्थल का एक प्रकार है। किस प्रकार का है वो हम बात करेंगे। दूसरा जो आता है वो आता है इर्ग और तीसरा आता है रेग। हमादा की अगर हम बात करें, हमादा यहाँ पर जो है इस तरीके से, ये हमारा हमादा मरुस्थल वो है। और ये जो मरुस्थल है ये है पथरीला मरुस्थल। पथरीला जो भाग है मरुस्थल का वो कहलाता है हमादा। हम दूसरे भाग की बात करें इर्ग, जो संपूर्ण मरुस्थल है पूरा पूरा, ये जो मरुस्थल का हिस्सा बचता है यहाँ पर, ये हिस्सा, इसे कहा जाता है इर्ग। इसे हम कहेंगे केवल मरुस्थल। केवल जो मरुस्थल है वो कहलाता है इर्ग, या स्पष्ट मरुस्थल है वो कहलाता है जिसमें पहाड़ी प्रदेश या पथरीला प्रदेश ना हो, वो इर्ग कहलाता है। और तीसरा जो आता है रेग, इसमें दोनों चीज़ें होती है, इसमें पथरीला भाग भी आता है और इसमें दोस्तों मरुस्थल भी आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमादा और इर्ग को मिला के जो बनता है वो बनता है रेग। दोबारा फिर बता रहा हूँ, हमादा जो है ये जो बना हुआ है ये हिस्सा, ये हमादा कहलाता है। पथरीला एरिया है, मैं मैप पे भी आपको इसके बारे में बताऊँगा। ये जो आपका पड़ता है ये तो है पोकरण जैसलमेर के अंदर, ये पड़ता है फलोदी जोधपुर के अंदर, और ये बालोतरा जो है बाड़मेर के अंदर पड़ता है। इसके बीच का पथरीला जो भाग है वो हमादा कहलाता है, जो सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही जो हमारा चर्चित या प्रचलित जो हिस्सा है वो हमादा है। दूसरा इर्ग, संपूर्ण मरुस्थल को जिसमें पहाड़ी प्रदेश नहीं है वो इर्ग कहलाता है। और तीसरा रेग जो है ये वो है जिसमें पथरीला भाग भी आता है और मरुस्थल भी आता है, इसलिए मिश्रित प्रदेश को क्या कहा जाता है, रेग कहा जाता है। तो दोस्तों हमने 3 प्रकार की बात कर ली। हमादा मैं इस मैप पे आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपके शायद। ये जो है जैसलमेर ज़िला, ये ज़िला है जोधपुर ज़िला, और ये है बाड़मेर। जैसलमेर का ये जो हिस्सा है इसका नाम है पोकरण। जैसलमेर में जो मैंने लिखा है, ये निशान लगाया है, ये है पोकरण। और ये जोधपुर में है, इस जगह का नाम है फलोदी। और तीसरा ये जो स्थान है इसका नाम है आपका बालोतरा बाड़मेर में। इन तीनों जिलों के बीच में त्रिभुज के आकार का ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है हमादा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। हमादा क्या है, हम कह देंगे पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है, हमादा। हमादा कितने जिलों में फैला हुआ है, हम कहते हैं 3 जिलों में, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। जैसलमेर में पोकरण से लेकर जोधपुर में फलोदी तक, और बाड़मेर में बलोत्रा तक ये फैला हुआ हिस्सा हमादा कहलाता है। हमादा के बारे में एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर
ये जो हिस्सा है पूरा पूरा यहाँ पर सौर ऊर्जा के विपुल संभावनाएं यहाँ पर मिलती हैं। जो सौर ऊर्जा है, गैर परंपरागत सौर ऊर्जा के स्रोत जो हैं, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसकी बहुत संभावनाएं हैं। विपुल संभावनाएं कहाँ मिलती है, तो हम कह देंगे विपुल संभावनाएं ये मिलती है हमादा के अंदर, हमादा के अंदर मिलती हैं। तो सौर ऊर्जा के सबसे अधिक अगर संयंत्र कहीं स्थापित किए जाएं तो कहाँ किए जाएंगे, वो हमादा के अंदर। हमादा कितने जिलों में पड़ता है, 3 जिलों के अंदर पड़ता है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर। इसीलिए यहाँ पर सीज की स्थापना की गई है। ये सीज की स्थापना की गई है सौर ऊर्जा की जो संयंत्र स्थापित करने के लिए। यहाँ पर स्पेशल अक्षय ऊर्जा संस्थान के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। और ये वो हमारा हमादा इर्ग के बारे में आपको बता दिया। संपूर्ण मरुस्थल को, इस पूरे एरिया में जो मरुस्थल मिलता है उसे कहा जाता है इर्ग। इस हमादा को छोड़कर अगर हम पूरे एरिया की बात करें, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, जिसमें हमादा भी आएगा और बाकी मरुस्थल भी आएगा, उसे क्या कहा जाएगा, रेग कहा जाता है। तो दोस्तों हमने पहले जो मरुस्थल के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, उनकी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं बालू का जो स्तूप है उनकी बात तैयार किया जाता है। तो देखते हैं हम, पहला जो आता है वो आता है पवन के आधार पर, पवन या जो हवा है उसके आधार पर, पवन के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा आता है उसकी आकृति के आधार पर वर्गीकरण, आकृति के आधार पर। तो पवन के आधार पर भी उनकी आकृति बनती है, लेकिन पवन के अलावा जो उनके प्रकार होते हैं, नेचुरल जो प्रकार होते हैं, वो आकृति के आधार पर माने जाते हैं। पहला जो आता है पवन के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं, कैसे कैसे होते हैं। रेत के टीलों को बालू का स्तूप कहा जाता है। मरुस्थल में बहुत सी जगह ऐसी आती है जहाँ पर समतल भूमि भी आती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद में रेत का बड़ा टीबा या टीला आता है, वो जो बालू का स्तूप कहलाता है। उसकी आकृति कैसी होती है उसके में बात करनी होती है। तो पवन के आधार पर एक बालू का स्तूप आता है, उसे कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दूसरा जो आता है उसे कहा जाता है बरखान बालू का स्तूप। और तीसरा आता है उसे कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और चौथा जो है उसे कहा जाता है सीफ बालू का स्तूप। दोस्तों पवन के आधार पर हमने 4 प्रकार के बालू का स्तूपों की बात की है। पेपर में प्रश्न नहीं आता है राजस्थान में कौन से प्रकार का बालू का स्तूप नहीं मिलता है, या निम्न में से कौन सा पवन के आधार पर वर्गीकृत बालू का स्तूप नहीं है। इसके बारे में हमें देखना है कि पवन के आधार पर ये 4 प्रकार के बालू का स्तूप हैं। ये जो सीफ है ये बरखान का ही हिस्सा है। कैसे कैसे हम अभी बात करते हैं। तो पहला जो आता है ये आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। जैसे पवन चलती है, पवन की दिशा के अकॉर्डिंग जो लंबे कई किलोमीटर तक लंबे जो मरुस्थल बनते हैं, जो बालू का स्तूप बनते हैं, वो कहलाते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पवन ऐसे चलती है और इसी के आकार में रेत यहाँ जमा होती जाएगी इस तरीके से, और इसकी आकृति लंबी हो जाएगी, चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगी। वो कौन सा कहलाएगा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दूसरा जो आता है हमारा बरखान। बरखान होते हैं अर्धचंद्राकार, आपको स्लाइड में यहाँ पर दिखाया जाएगा। जो बालू का स्तूप होते हैं बरखान, वो जैसे ऐसे पवन का प्रवाह है, इस तरीके से पवन चल रही है, और जो बरखान है इस तरीके से बनते हैं। इसकी मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है इस तरीके से, और ये इस तरीके से इसका निर्माण होता है। ये कहलाता है बरखान। ये बालू का स्तूप जो है ये भी राजस्थान में मिलते हैं, इसका नाम है बरखान। तीसरा आता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है ये पवन जो चल रही है इसके समकोण पर इस तरीके से जो मरुस्थल बनता है वो कहलाता है अनुप्रस्थ। जो आपका बालू का स्तूप है वो बनता है। तो इसकी अनुदैर्ध्य जो हुआ वो तो हुआ उसकी दिशा के अंदर अनुदिश, हवा के दिशा के अनुरूप, या हम कह सकते हैं कि जो हवा के समांतर जो मरुस्थल बनते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य। और उसके समकोण पर जो बालू का स्तूप बनते हैं, या 90 डिग्री के एंगल पर जो बालू का स्तूप बनते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, अनुप्रस्थ। और अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप बनते हैं, सामने अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से जो बालू का स्तूप बनते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, वो कौन से कहलाते हैं, बरखान। अब चौथा जो बचता है वो कौन सा है उसके में बात करनी है। चौथा जो बचता है, मैंने कहा ये बरखान का ही रूप है, मैंने पहले बता दिया था। और इस बरखान को अगर आधा काट दिया जाए इस तरीके से, ये देखो आप,
इस तरीके से। ये जो बालू का स्तूप है ये कौन सा कहलाता है? सिफ कहलाता है। दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ, अनुप्रस्थ जो हवा की दिशा के अकॉर्डिंग बने, चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होती है इसकी। हवा चल रही है उसके साथ साथ इस तरीके से रेत जमा हो जाती है और लंबी दूरी तक, कई किलोमीटर तक ये रेत जमा हो जाती है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, ये कहलाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ की बात करें तो हवा के समकोण पर हवा चल रही है, उसके सामने इस तरीके से रुकावट बन के जो मरुस्थल बनता है, बाद में वही मिट्टी पलट कर आगे चली जाती है और इस तरीके से समकोण के रूप में आगे से आगे वो प्रस्थान करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। फिर हमने बात की बरखान की। बरखान होते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार आधे चांद के समान जो होते हैं वो कहलाते हैं बरखान। आपको एक बात और भी बता दूं, जो बालू का स्तूप बनते हैं उनका जो एंगल होता है इस तरीके से, ये ऊंचाई और ये समकोण पे ये जो एंगल होता है, लगभग ये 34 डिग्री का एंगल बनाते हुए बालू का स्तूप बनते हैं। अगर छोटे एग्जाम में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर बड़े एग्जाम में बात करें हम, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में अगर पूछे कि जो बरखान है उनमें एंगल जो है, कोण है, वो कितने डिग्री का, लगभग अबाउट, ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो हमें ये बताना है कि लगभग 34 या 35 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला सरफेस है, ये प्लस उसके ऊपर वाला सरफेस है, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होगा, तो हम कह देंगे लगभग 34 डिग्री का एंगल बनाते हुए बरखान जो है ये बालू का स्तूप बनाते हैं। इसी बालू का स्तूप को अगर हम आधा कर दें, ये आधा कर दिया हमने बरखान को, तो ये कौन सा बनता है? सिफ। तो इसका मतलब सिर्फ कहाँ मिलेगा? जहाँ पर बरखान मिलेगा वहीं पर सिर्फ मिलेगा। तो दोस्तों अब हमें बात करनी है कि ये जो पौन के आधार पर 4 बालू का स्तूप हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि बालू का स्तूप कौन से और कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो पहला आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो पहला है इसका नाम है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसके लिए हमें ये 4 जिले याद करने हैं। ये 4 जिले एक साथ ही हैं, रेगुलर हैं। यहाँ हम लिखेंगे, ये हुआ हमारा पहला कौन सा हुआ? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। 4 जिले कौन कौन से आते हैं? ये आता है हमारा बीकानेर, ये आता है जैसलमेर, ये आता है जोधपुर, ये आता है बाड़मेर। तो दोस्तों इस तरीके से 4 जिलों में जो बालू का स्तूप मिलता है वो कौन सा है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसका मतलब ये जो शुष्क मरुस्थल है उसमें मिलता है, या यूँ मान लो पश्चिमी जो विशाल मरुभूमि है वहाँ पर ये मरुस्थल मिलता है। इसका नाम है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसके बाद में आता है दूसरा, जो आपका बरखान बालू का स्तूप। ये कहाँ कहाँ मिलता है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बरखान जो मिलता है वो इन जिलों में मिलता है, मैं निशान लगा रहा हूँ। बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, आपके गंगानगर जिले के अंदर, हनुमानगढ़ में और चूरू में यहाँ मिलता है। तो आपको मैप से याद हो जाएगा। अगर वैसे मैं आपको नाम बताना चाहूँ भी, बाड़मेर में बालोतरा है, जोधपुर में भलौदी है, बीकानेर में लूणकरणसर है और गंगानगर में सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ में रावतसर है और चूरू में ये जो भलौरी है वहाँ पर है। इस तरीके से ये जो जगह पड़ती है ये हम वैसे नोट्स में याद नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसे याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो हुआ बाड़मेर, यहाँ जो स्थान है इसका नाम है आपका बालोतरा। हम किसकी बात कर रहे हैं? बरखान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख दें हम, ये जो बात कर रहे हैं ये है बरखान। तो यहाँ पर ये बरखान मिलता है। किस किस ज़िले में कौन कौन सा स्थान है? तो ये जोधपुर में जो मैंने रह लिखा है यहाँ पर आता है फलौदी, जोधपुर के फलौदी में बरखान। यहाँ पर आता है बीकानेर में लूणकरणसर, गंगानगर में आता है सूरतगढ़, हनुमानगढ़ में आता है रावतसर और ये चूरू में आता है। चूरू में जो स्थान है उसका नाम है भालेरी। इस तरीके से हनुमानगढ़ में जो स्थान है उसका नाम है रावतसर, बता दिया आपको। ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। बीकानेर में जो स्थान है यहाँ जो उसका नाम है लूणकरणसर। ये जोधपुर में, दोबारा लिख देता हूँ मैं, इस स्थान का नाम है फलौदी। और ये जो बाड़मेर में है जहाँ पर बरखान बालू का स्तूप मिलते हैं, बड़ा आसान है। शुरुआत कहाँ से होती है? बरखान बालोतरा से इसकी शुरुआत होती है। तो कुल मिला के ये ज़िले आते हैं, बाड़मेर आता है, जोधपुर आता है, बीकानेर आता है और ये श्री गंगानगर जिला आता है, हनुमानगढ़ आता है और चूरू आता है। यहाँ पर बरखान मिलते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ, इसे बरछान भी कहा जाता है और बरखान भी कहा जाता है। और मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा जो कारण है, कौन सा बालू का स्तूप माना जाता है? हम कह देंगे बरखान माना जाता है। तो हम यहाँ नोट करते हैं, मरुस्थलीकरण का कारण, मरुस्थलीकरण के विस्तार का मुख्य कारण
या उत्तरदायी कौन है, तो हम कहते हैं बरखान जो है मरुस्थलीकरण के विस्तार के लिए या डिजर्ट मार्च के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यहाँ मरुस्थलीकरण से मतलब ये है कि मरुस्थल का विस्तार आगे से आगे जो हो रहा है, रेत को बढ़ावा मिल रहा है, रेत आगे से आगे फैल रही है और मरुस्थल बढ़ रहा है, वो मरुस्थलीकरण कहलाता है। और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका किसकी है, हम कह देंगे बरखान के। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है। अब हमने एक बार इसे छोड़कर हम इसकी सिर्फ की बात करते हैं। तो जहाँ मैंने आपको बताया था ये जो बरखान है ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, वो है। इसी अर्धचंद्राकार को आधा और काट दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, सिर्फ कहलाएगा। सिर्फ कहाँ मिलेगा, जहाँ पर बरखान मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ भी कहाँ मिलेगा, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ और चूरू में सिर्फ प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो मिलते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए बरखान बड़ा है सिर्फ है, इसका मतलब बरखान का जस्ट आधा ही सिर्फ कहलाता है, छोटा कौन सा हो गया, सिर्फ होता है हमारा। आगे हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से ज़िलों में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। पहले तो बात आपको ये कि ये होता क्या है, हवा के समकोण पे जो बना हुआ मरुस्थल है, बालू का स्तूप है, वो कहलाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा जैसे बह रही है उसके समकोण पे ऐसे आड़ा जो मरुस्थल बनता है वो कहलाता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ है कहाँ का, तो हम कह देंगे अनुप्रस्थ एक तो पड़ता है बाड़मेर में, एक पड़ता है जोधपुर में, एक पड़ता है झुंझुनू में और एक पड़ता है सीकर में। ये जो लाइन खींची है मैंने, ये लाइन जो है नीचे वाली, इस तरीके से स्टार को स्टार से मिला रहे हैं हम। ये यहाँ जो बालू का स्तूप है ये है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। वैसे तो मैं नागौर में नाम लिख दिया, नागौर में लिखना ही नहीं चाहिए था, आपके दिमाग में रहेगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ है, तो हम कह देंगे 4 जिलों में पड़ता है। 4 जिले कौन कौन से, एक तो बाड़मेर है, जोधपुर है और एक ये झुंझुनू और एक सीकर में इसका विस्तार है। तो दोस्तों हमने इन प्रकार के चारों प्रकार की जो पवन के आधार पर वर्गीकरण है वो हमने कर लिया। पवन के आधार पर वर्गीकरण में पहला आता है अनुदैर्ध्य, दूसरा आता है बरखान, तीसरा आता है अनुप्रस्थ और चौथा आता है हमारा सिर्फ। इसकी हमने बात कर ली। अब हमें बात करनी है आकृति के आधार पर जो मरुस्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो आकृति के आधार पर मरुस्थल जो पहला आता है वो आता है पैराबोलिक। बालू का स्तूप। दूसरा जो आता है वो आता है तारा बालू का स्तूप। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा उर्मी का बालू का स्तूप। चौथा आता है हमारा सब्र काफिज बालू का स्तूप। और पांचवा जो आता है हमारा वो आता है नेबखा बालू का स्तूप। तो दोस्तों हमने कुल मिला के 5 प्रकार के बालू का स्तूपों की बात की है। पहला है पैराबोलिक, जो आकृति के आधार पे उनकी हम बात कर रहे हैं। पहला है पैराबोलिक, दूसरा है पैराबोलिक बालू का स्तूप, और दूसरा जो है वो है तारा बालू का स्तूप, और तीसरा है उर्मी का बालू का स्तूप, और चौथा है सब्र काफिज, और पांचवा है नेबखा बालू का स्तूप। इनकी हमें बात करनी है। ये सारे के सारे आकृति के आधार पर माने जाते हैं। इसमें पहला जो आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये किसी आधार के चारों तरफ बनने वाला बालू का स्तूप होता है। जैसे ये पेड़ है, इस तरीके से इस पेड़ की चारों तरफ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और बहुत दूर तक ये एक तरीके से ये मरुस्थल बन जाता है, बालू का स्तूप बन जाता है। ये कौन सा कहलाता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। किसी आधार की चारों तरफ जो मिट्टी इकट्ठी होती जाएगी, उसका आकार बड़ा हो जाएगा, वो कहलाएगा पैराबोलिक बालू का स्तूप। हम इसके बाद में बात करते हैं सब्र काफिज की। इसी से जुड़ा हुआ, इसलिए पहले इसकी बात करते हैं। सब्र काफिज होता है किसी आधार के साथ जुड़ा हुआ कोई छोटी झाड़ी है और उसके साथ जुड़ा हुआ छोटा सा मरुस्थल जो है आकार में छोटा होता है लेकिन चारों तरफ होता है, वो कहलाता है सब्र काफिज मरुस्थल। आधार से जुड़ा हुआ छोटा मरुस्थल जो किससे छोटा होता है, पैराबोलिक से छोटा होता है, क्या कहलाता है, सब्र काफिज जो है मरुस्थल कहलाता है। उसके बाद में आता है नेबखा मरुस्थल। ये कौन सा होता है, ये कोई झाड़ी है, उसके सिर्फ एक दिशा में, यूँ मान लो अर्धचंद्राकार जो मरुस्थल है उसकी जो तना है उसके एक तरफ जो मरुस्थल जमा होता है, मिट्टी जमा होती है, वो कहलाती है नेबखा मरुस्थल। इस तरीके से हमने 3 की बात कर ली है। पहला हुआ जो पैराबोलिक है, किसी आधार के चारों तरफ जो मरुस्थल होता है बड़ा होता है, वो कहलाता है पैराबोलिक। और उसके बाद में सब्र काफिज जो पैराबोलिक का ही रूप होता है लेकिन छोटा होता है, वो कहलाता है सब्र काफिज।
अगर हम नेब घा की बात करें तो ये मरुस्थल संपूर्ण मरुस्थल में मिलने वाले छोटे छोटे और अर्धचंद्राकार के रूप में होते हैं। किसी आधार के सिर्फ एक दिशा के अंदर ही मरुस्थल का निर्माण होता है। जैसे इस तरीके से ये कोई तना है किसी पेड़ का, इसके आधी दिशा में एक तरफ रेत जमा होगी या इस तरफ जमा होगी, इस तरफ जमा होगी, ये कहलाता है नेब घा मरुस्थल। उसके बाद में बात करते हैं हम उर्मी का। उर्मिका का जो आकार होता है वो समुद्र में लहरें उठती है, इस तरीके से लहरें उठती है। इस तरीके से ही मरुस्थल में ये लहरों के रूप में मरुस्थल बन जाता है, इसे कहते हैं उर्मिका। तो हम कहते हैं सागर की लहरों के रूप में बना हुआ जो बालू का स्तूप है वह कौन सा है? सागर की लहरों के रूप में बना हुआ मरुस्थल या जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है? तो हम कहते हैं उर्मिका जो है वो सागर की लहरों के रूप में बना होता है। सब्र काफिज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पैराबोलिक का छोटा रूप होता है। नेब घा के बारे में बता दिया, ये यूँ मान लो आप जो पैराबोलिक है उसका जस्ट हाफ होता है, या सब्र काफिज है उसका जस्ट हाफ होता है, पेड़ के तने के एक तरफ ही स्थित होता है। दूसरा जो है लास्ट जो हमारा बचता है वो है तारा बालू का स्तूप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड के एग्जाम में टीचर के एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया था, आरपीसी ने पूछा था। उसमें प्रश्न ये था निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं है? उसमें तारा जो था वो राजस्थान का था, बाकी और दे रखे थे दूसरे। तारा बालू का स्तूप है, ये उन स्थानों में होता है जहाँ पर हवा का कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, हवा की निश्चित दिशा नहीं होती है। हवाएं जो है चारों दिशाओं से आती रहती है बदल कर, और उसके कारण जो मरुस्थल होता है उसकी चारों तरफ से हिस्से कट जाते हैं। इस तरीके से यहाँ से हिस्से कट जाते हैं और वो अंदर की तरफ फैल जाते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इसकी आकृति जो है वो बन जाती है एक स्टार के रूप में, इसकी आकृति बन जाती है इस तरीके से। ये जो स्टार के रूप में मरुस्थल बनता है ये कहलाता है तारा मरुस्थल या तारा बालू का स्तूप, ये कहलाता है। प्रश्न ये बनता है तारा बालू का जो स्तूप है वर्तमान में किस किस जिले में और कौन कौन से स्थान पे मिलता है? तो जो 12 तारा बालू का स्तूप है, एक तो ये मिलता है मोहनगढ़ में, मोहनगढ़ है कहाँ? जैसलमेर में है। और एक मिलता है हमारे सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ है कहाँ? ये श्री गंगानगर जिले के अंदर है। तो इन दो जिलों के अंदर जो मिलता है वो मिलता है तारा बालू का स्तूप। लिख देते हैं यहाँ पर, तारा बालू का जो स्तूप है वो किन किन जिलों में मिलता है? जैसलमेर के मोहनगढ़ में, और जो हमारा गंगानगर जिला है उसके सूरतगढ़ में तारा बालू का स्तूप मिलते हैं। पैराबोलिक संपूर्ण मरुस्थल के अंदर मिलते हैं। उर्मिका भी संपूर्ण मरुस्थल में कई जगह, बहुत कम मिलते हैं लेकिन कई जगह मिलते हैं। सब्र काफिज जहाँ पैराबोलिक होंगे वहीं सब्र काफिज होंगे, संपूर्ण मरुस्थल के अंदर मिलते हैं। नेब घा भी संपूर्ण मरुस्थल के अंदर मिलते हैं। इसका मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अगर हम आकृति के आधार पर बात करें तो एक ही ऐसा है जो जिनका स्थान जो है निर्धारित है, वो कौन सा है? तारा। तारा जो है केवल जैसलमेर और गंगानगर जिले में मिलता है, और बाकी संपूर्ण मरुस्थल में कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी जिले में उनका स्थान हो सकता है। तो दोस्तों अब तक हमने बात कर ली जो मरुस्थल है और एक बालू का स्तूप है, उन दोनों की बात कर ली। मरुस्थल में हमने 4 बता दिए, बालू का स्तूप में हमने 2 प्रकारों की बात कर ली, एक आकृति के आधार पर, दूसरा पवन के आधार पर हमने इनकी चर्चा की है। अब कुछ एक स्थान आते हैं मरुस्थल के अंदर, उनकी हम चर्चा करते हैं, वो स्थान क्या क्या कहलाते हैं। जैसे सेकेंड के एग्जाम में पूछा गया था पलाया क्या है? पलाया के बारे में बताया जाता है कि झील है, और वो झील कहाँ बनती है उसके बारे में प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है बोलसन के मैदान कहाँ है? एक रण क्षेत्र कौन सा है? एक अभी सेकेंड के एग्जाम में पूछा गया था खड़ीन क्या है? तो खड़ीन एक सिंचाई करने की पद्धति है जो जैसलमेर में की जाती है। तो हमें यहाँ बात करनी है, इन जो चर्चित शब्द हैं इनकी हमें बात करनी है। तो लिख देते हैं यहाँ पर चर्चित शब्द। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है पलाया, पलाया। दूसरा आता है रन। तीसरा आता है बोलसन के मैदान। और चौथा आता है खड़ीन। ये शब्द बार बार पेपर में आते हैं, और ये है कहाँ पर? ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर मिलते हैं, और ये लगभग जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के पश्चिमी हिस्से में मिलते हैं। ज़्यादातर अगर जिला पूछे तो हमें कौन सा बताना है? जैसलमेर ही इसके बारे में बताना है। चालू करते हैं। पहला जो है पलाया, ये क्या है? तो दोस्तों इस तरीके से जो बालू का स्तूप होते हैं, इस तरीके से बालू का स्तूप बने होते हैं। ये बालू का स्तूप बने हुए हैं, ये सारे के सारे बालू का स्तूप हैं, और इनके बीच में जो निम्न भूमि होती है, ये निम्न भूमि यहाँ पर, और यहाँ पर बरसात का पानी आता है और ये जमा हो जाता है और यहाँ पर झील का रूप ले लेता है। यही झील क्या कहलाती है? पलाया कहलाती है। इस बालू का स्तूपों के मैं लिख देता हूँ, ये है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, और इसके बीच में जो झील बनती है वो कहलाती है पलाया। और ये जो पलाया झील होती है ये स्थायी नहीं होती है,
ये अस्थायी होती है। अस्थायी झील जिसका निर्माण वर्षा जल से होता है और जो कहाँ किया जाता है, बालू स्तूपों के बीच में किया जाता है, वो क्या कहलाती है, प्लाया कहलाती है। आगे बात करते हैं रन क्या होता है। जब ये लंबे समय के बाद में गर्मी की वजह से इसका पानी सूख जाता है और यहाँ पर दलदली भूमि बन जाती है। कैसी भूमि बन जाती है, दलदली भूमि बन जाती है। तो इस दलदली भूमि को हम किस नाम से जानते हैं, रन के नाम से जानते हैं। प्लाया झील के बीच में ये जो पानी है ये सूख जाता है, दलदली भूमि बन जाती है, इसे कहा जाता है रन। इस जो रन वाला प्रदेश है, इसके आसपास के एरिए में जो मैदान है इसे कहा जाता है बोलसन के मैदान। लिख देंगे, दलदली भूमि के आसपास का मैदान, भूमि के आसपास का मैदान क्या कहलाता है, बोलसन के मैदान कहलाते हैं। प्रश्न आता है बोलसन के मैदान क्या हैं, हम कहते हैं रन के जो मैदान है या दलदली भाग जो है वो बोलसन के मैदान कहलाते हैं। और है कहाँ, हम कहते हैं जैसलमेर में मिलते हैं। खड़ीन की बात करते हैं। देखो इसके आसपास के मैदानों को भी खड़ीन का मैदान या खड़ीन की कृषि कहा जाता है। वैसे खड़ीन जो है एक कृषि का प्रकार है, खड़ीन जो है कृषि का प्रकार है। वैसे ज़्यादातर होता क्या है, खड़ीन जो है जैसलमेर में की जाती है और ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। पालीवाल जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा ये कृषि पद्धति अपनाई गई थी, खड़ीन। इसमें वास्तव में होता क्या है, हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये ज़्यादातर जो पहाड़ी प्रदेश है, इस तरीके से पहाड़ी प्रदेश है, उनकी तलहटी में इस तरीके से यहाँ पर बांध बनाकर, एनीकट बनाकर बांध बना दिया, या हम कह देंगे एनीकट, ऊपर लिखना पड़ेगा, बांध या एनीकट एक ही बात है। बांध बनाकर इसके पहाड़ों से आने वाले पानी को यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक होल बनाकर आगे वाली खड़ीन में ये पानी भेज दिया जाता है और ये पानी लंबे समय तक सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये पानी यहाँ खड़ा रहेगा तो आसपास की भूमि भी सिंचाई योग्य हो जाती है। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है कौन सी कहलाती है, खड़ीन कृषि कहलाती है। और ये कृषि किसके द्वारा की जाती है, तो हमने अभी बताया था, ये पालीवाल ब्राह्मण जो है जैसलमेर में उनके द्वारा की जाती है। पालीवाल ब्राह्मण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। किस ज़िले की बात करें हम, तो हम कह देंगे जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण है वो कौन सी कृषि करते हैं, हम कह देंगे खड़ीन कृषि करते हैं। तो दोस्तों कुछ चर्चित शब्द जो थे मरुस्थल को लेकर उनकी हमने बात कर ली। पहला था प्लाया, जो वर्षा जल को बालू स्तूपों के बीच में रोक कर तैयार की जाती झील है, तैयार की जाने वाली झील है, वो कहलाती है प्लाया। और इसी प्लाया झील का पानी कुछ समय बाद में जब सूख जाता है गर्मी की वजह से, तो दलदली जो भाग बनता है वो कहलाता है रन। उस रन के आसपास के मैदान को कहा जाता है बालसन का मैदान और वहाँ की जाने वाली कृषि को कहलाती है खड़ीन। तो ये हमने इनके जो कुछ चर्चित नाम थे उनकी हमने बात कर ली। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अब हमें बात करनी है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कितने हिस्से हमने विभाजित किए हैं। इसका विभाजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसलमेर और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये आपका सीकर, इस तरीके से ये जो नागौर है सब एक जैसे नहीं हैं। तो इस तरीके से यहाँ की वार्षिक वर्षा के आधार पर इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, या यूँ कह सकते हैं कि इसके मरुस्थलीय प्रदेश के आधार पर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन इसका विभाजन जो किया गया वो वार्षिक वर्षा के आधार पर किया गया है। इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से का नाम है पश्चिमी विशाल मरुभूमि, पश्चिमी विशाल मरुभूमि, और दूसरा जो पार्ट है इसका नाम है बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। इसका दूसरा जो नाम है वो है शुष्क प्रदेश भी इसे कहा जाता है, शुष्क प्रदेश, और इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश भी इसे कहा जाता है। इस तरीके से हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं देखते हैं हम यहाँ पर। ये जो ज़िला है जालौर, इसके बीच में से लाइन गुजरती है अरावली वाली, इस तरीके से यहाँ से गुजरकर ये आगे चली जाती है। ये और ये अलवर, दौसा, जयपुर से होकर ये अजमेर, यहाँ से होकर इस तरीके से ये लाइन आती है। ये बीचों बीच दोस्तों पूरा पूरा अरावली पर्वतमाला है। ये है मध्य अरावली प्रदेश। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं,
लेकिन ये यहाँ पर ड्रॉ करनी जरूरी है ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है कहाँ। मध्य अरावली प्रदेश। ये मध्य अरावली प्रदेश को छोड़कर इधर वाले जो ज़िले आते हैं, ये टोटल कुल मिला के 12 ज़िले हैं। हम काउंट भी कर सकते हैं 12 ज़िलों के अंदर। इसके अंदर आता है हमारा हनुमानगढ़, गंगनौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उसके बाद में जालौर का हिस्सा आता है, ये जोधपुर आता है, नागौर आता है, ये सीकर आता है, झुंझुनू आता है, चूरू आता है। कुल मिला के 12 ज़िले इस भाग में आते हैं। प्रश्न भी आता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने ज़िले आते हैं? 12 ज़िले आते हैं। इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा है पश्चिमी विशाल मरुभूमि और एक हिस्सा है बांगड़ प्रदेश। अब हमें देखना है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, पश्चिमी विशाल मरुभूमि वाला हिस्सा कौन सा है और बांगड़ प्रदेश वाला हिस्सा कौन सा है। तो इसके लिए हमें इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इस तरीके से, ये पूरा हिस्सा है, ये कहलाता है शुष्क प्रदेश या पश्चिमी विशाल मरुभूमि। ये वो हिस्सा है जहाँ पर वनस्पति न के बराबर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल मिलते हैं। बालू का स्तूप जो मैंने आपको बताए थे, जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, और एक बताया था मैंने आपको जो बरखान है वो बालू का स्तूप, या तारा जो बताया था मैंने आपको जैसलमेर पोखरण के अंदर या मोहनगढ़ के अंदर, वो इसी प्रदेश के अंदर मिलते हैं। तो ये रहा आपका पहला भाग, पश्चिमी विशाल मरुभूमि, और बीच वाला हिस्सा जो बच गया इसे कहा जाता है बांगड़ प्रदेश। तो इनके नाम मिटाकर हम थोड़ा ऊपर नीचे लिख देते हैं एक बार। बांगड़ प्रदेश हिस्सा ये कहलाता है बचा हुआ हिस्सा, और ये हिस्सा कहलाता है पश्चिमी विशाल मरुभूमि। दोनों को किस हिसाब से बांटा गया? तो हम कहते हैं ये जो बीच वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो यहाँ जो वार्षिक वर्षा है इस प्रदेश में वो मानी जाती है 20 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। पूरे साल भर की जो वर्षा होती है उसका औसत माना गया है 20 से 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब बहुत कम वार्षिक वर्षा होती है। अगर हम यहाँ की वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ होती है 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इसका मतलब ये हिस्सा वो है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, क्योंकि बांगड़ प्रदेश का शुरू वाला हिस्सा ये है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 है, और पश्चिमी विशाल मरुभूमि का अंतिम हिस्सा ये है जहाँ पर कितनी है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। तो दोस्तों इन दोनों भागों को अलग करने वाली वार्षिक वर्षा का औसत या दिशा या रेखा कौन सी? तो हम कह देंगे 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है जो दोनों हिस्सों को अलग करती है, और इसी के आधार पर इसको हमने बांटा है। अब हमें बात करनी है सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय या पश्चिमी विशाल मरुभूमि है, इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष हैं उनके में चर्चा करनी है। तो आपको इसके बारे में बता दूं मैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर जो मिलता है ये है लाठी सीरीज़, लाठी सीरीज़, और एक यहाँ पर मिलता है इस तरीके से, ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी विशेषता क्या क्या है, इनके बारे में हमें अब चर्चा करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाठी सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो हिस्सा आता है दोस्तों, पहला हिस्सा ये है आपका जो मोहनगढ़ और ये पोखरण और ये मोहनगढ़ जो है, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है ये कहलाता है लाठी सीरीज़। तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच का जो हिस्सा है वो लाठी सीरीज़ कहलाता है, और इसकी विशेषताएं क्या है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। लाठी सीरीज़ है क्या? तो लाठी सीरीज़ हम कह देंगे एक ये मीठे पानी की जल पट्टी है। जल पट्टी। भूमि के अंदर पहले यहाँ पर कहा जाता है कि एक हमारी पौराणिक नदी सरस्वती नदी बहती थी, जहाँ पर वर्तमान में अब इसकी जगह कौन सी नदी बहती है? हमारी घग्गर नदी या नाली नदी बहती है। और अब वहीं पर आज भी उस नदी के अवशेष के रूप में यहाँ पर इसकी गर्भ में मीठे पानी की जल पट्टी जो मिलती है उसे हम कहते हैं लाठी सीरीज़ कहा जाता है। तो लाठी सीरीज़ जो है यहाँ पर मीठे पानी की जल पट्टी है, जो एक तरीके से यूँ मान लो आप पारिस्थितिकी तंत्र है उसको, पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको बनाकर ये रखती है। दूसरा, जैव विविधता के लिए जानी जाती है। जैव विविधता के लिए जानी जाती है। दूसरा ये। तीसरा, यहाँ पर घास मिलती है।
इस मीठे पानी की वजह से यहाँ पर पौष्टिक घास या प्रोटीन युक्त घास मिलती है जो यहाँ की जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। उस घास में नाम आता है सेवण घास, एक नाम आता है लिलोण घास, एक नाम आता है धामण घास, एक नाम आता है करड़, एक नाम आता है अंजन, एक नाम आता है बूर। दोस्तों इस प्रकार से पश्चिमी, ये ज़रूर नहीं है कि सारी लाठी सीरीज में मिलती है, लेकिन सेवण, लिलोण और धामण और इसके अलावा बूर जो है लगभग लाठी सीरीज क्षेत्र में मिलती है। ये जो घास है ये प्रोटीन युक्त घास है और ये यहाँ के जीव जंतुओं के लिए बहुत ही फेमस या मानी जाती है, उनके लिए पौष्टिक एक तरीके से आहार के रूप में जानी जाती है। ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है इसे कहा जाता है थार का नकलीस्थान। नकलीस्थान कहा जाता है या इसे थार का ओएसिस कहा जाता है। लाठी सीरीज को थार का ओएसिस कहा जाता है। ओएसिस का मतलब होता है वाटर होल। एक तरीके से ओएसिस जो है वाटर का एक तरीके से या पानी का भंडार है, इसलिए इसे थार का ओएसिस कहा जाता है या थार का नकली स्थान कहा जाता है या लाठी सीरीज का नकली स्थान किसे कहा जाता है, सॉरी, जो थार का नकली स्थान किसे कहा जाता है, लाठी सीरीज को कहा जाता है, या थार का जो ओएसिस कहा जाता है किसे कहा जाता है, हम कहते हैं लाठी सीरीज को कहा जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसकी जो प्रमुख घास है एक होगी सेवण, लिलोण, धामण, करड़, अंजन और बूर। बूर जो घास है ये अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है, खुशबू के लिए जानी जाती है और ये लगभग उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में एक जो हमारे कल्चरल, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मिष्ठान है वो बनाया जाता है, मिठाई बनाई जाती है, या यूँ कह सकते हैं हम एक पकवान तैयार किया जाता है, ढोकले। ढोकले तैयार करने में इसको जो आपका है बूर है इसको काम में लिया जाता है। सेवण घास का इसका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, भी इसका जो वनस्पतिक नाम है वो क्या नाम है, इसकी हम बात करते हैं। सेवण घास का वनस्पतिक नाम बॉटनिकल जो नेम है इसका, इसे कहा जाता है लीसी थूरस सिडिकुस। जो सेवण है इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम जो है लिसिथूरस सिडिकुस इसे कहा जाता है। ये प्रोटीन युक्त घास है जो वहाँ के जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है या लाभदायक है। इसके अलावा ये घास है, ये घास जो बूर घास, ये खुशबू के लिए जानी जाती है, जो हमारा एक कल्चरल जो पकवान है ढोकले उसमें इसको काम में लिया जाता है। तो हमने ये लाठी सीरीज क्षेत्र की बात कर ली, इसे ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नकली स्थान, या इसे जो थार का ओएसिस कहा जाता है, ये आपको ध्यान में करना है। अब हमें बात करनी है ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर जो अभयारण्य है इसके हमें बात करनी है। ये कौन सा है, क्या नाम है? वैसे तो हम इसकी बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य है, उसमें मुख्य मुख्य बातें आपको यहाँ पर बता देते हैं इसके बारे में। ये जो पश्चिमी विशाल मरुभूमि है इसकी प्रमुख विशेषता ये जो है यहाँ का राष्ट्रीय मरुद्यान ये है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान है, राष्ट्रीय नहीं है, लिखा जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये एक अभयारण्य है जिस पर केवल और केवल अधिकार राजस्थान सरकार का है। इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है, 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो जिला आता है जैसलमेर, और एक ये बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो जिला एक ही पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है कौन सा, जैसलमेर। तो जैसलमेर में स्थित सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और किस क्षेत्र में आता है तो हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है, या शुष्क प्रदेश के अंदर आता है, या पश्चिमी विशाल मरुभूमि के अंदर ये आता है। ये सारा पश्चिमी विशाल मरुभूमि में आएगा, नीचे वाले हिस्से में नहीं आता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ की प्रमुख विशेषता हमारा राज्य जो पक्षी है गोडावण, गोडावण ये पक्षी हमारा राज्य पक्षी है। ये यहाँ
आता है, आपको स्लाइड में दिखा दिया जाएगा इसके बारे में। राज्य पक्षी है ये। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में लुप्त प्राय की स्थिति में है। एक जो संस्था है IUCN, उसने जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उन पे एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेड डाटा बुक। उसमें इस गोडाउन पक्षी को शामिल कर IUCN की जो बुक है, जो लुप्त होने वाली प्रजातियों को बचाने के लिए उन पे जो किताब लिखी है। राजस्थान सरकार ने भी इसको बचाने के लिए एक अभियान चलाया था, उसका नाम था, एक प्रोजेक्ट चलाया था राजस्थान सरकार ने, और उस प्रोजेक्ट का नाम था मेरी उड़ान न रोकें, न रोको। राजस्थान सरकार का एक प्रोजेक्ट है जो गोडाउन पक्षी को बचाने के लिए चालू किया गया था। उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था मेरी उड़ान न रोकें। तो दोस्तों अगर ये नाम आता है मेरी उड़ान न रोकें, किस पक्षी या पशु के लिए जाना जाता है, तो हम कह देंगे गोडाउन जो पक्षी है राजस्थान का राज्य पक्षी, उसके संदर्भ में उसको बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट चालू किया गया था उसका नाम था मेरी उड़ान न रोकें। और वो सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो हम कह देंगे हमारे राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है जैसलमेर के अंदर, वहाँ मिलता है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर मिलता है। बात की पश्चिमी विशाल मरुभूमि या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, अगले ही चैप्टर में हम बात करेंगे, वो आएगा हमारा बांगड़ प्रदेश। ये बांगड़ प्रदेश के 4 हिस्सों की हम बात करेंगे, घाघर मैदानी भाग, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश, और हम बात करेंगे गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। तो दोस्तों ये टॉपिक मैंने पूरा यहाँ पर ये जो हिस्सा इसका करवा दिया है, और आप लगातार इसे देखते रहिए और कमेंट में बताते रहिए आपको कैसा लगा, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में हम जो बांगड़ प्रदेश है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।